स्टार्ट तो नहीं करा? नहीं किया। अभी ये करेंगे, कौन बोला? अभी बस करेंगे। अरे कोई नहीं बोला, अभी करेंगे बस, है ना, वेट करो थोड़ी देर। आज मैं बोला था। हेमंत आई थिंक। यस। सर आप पहले करंट नहीं पढ़ा रहे क्या? जितना पढ़ा दिया उतना याद कर लिया आपने? यस सर। ना तो मैंने कर लिया है बट ये मैं ये कह रही हूँ, आप जो करंट पढ़ा रहे हो वो नवंबर का पढ़ा रहे हो ना? जब पढ़ के याद किया होगा तो मालूम नहीं चला नवंबर का है कि आपका है? नहीं वो तो पता चला सर, लेकिन जब आपने भेजा था ना तो उसमें जो मतलब आपने वो नोट्स भेजे थे टेलीग्राम वगैरह पे, हम्म। तो सर मुझे उसमें एक तो दिसंबर के नोट्स दिखे और एक अक्टूबर का नोट्स दिखा बस। अच्छा, फिर? तो सर वो तो मैंने पढ़ ही लिया है, मगर फिर जो आपने नवंबर का भेजा था वो विजनाइज का था करंट। अच्छा, हाँ, तो सर मुझे लगा आपने नवंबर का पढ़ा ही नहीं है, इसलिए ये पढ़ा रहे हो। सर आप पढ़ा तो नवंबर का ही रहे हो ना? अच्छा नहीं बता रहे हो, पूछ रहे, पहले तो ये कंफर्म करो आप मेरे को बताओ। मैं पूछ रही हूँ आपसे, हमने एक पता नहीं। बहुत कॉमन टॉपिक पढ़ा था, S-400। हाँ, काफी देर पढ़ा भी था, काफी कुछ बताया भी था, 2 बार आया था ये टॉपिक। क्या था वो बताना जरा आप एक बार। 400 वाला सर? S-400 क्या चीज थी? 400 तो शायद मैंने आपको यूनेस्को का लेक्चर सुना था जो आपने दिया था। एस अच्छा फोर अच्छा हाँ, यूनेस्को भी दिया था आपने। अच्छा। S4। ओके। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडिल। क्या था इसके अंदर? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल, क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर? सर ये वाला तो याद नहीं मेरे को। पहला वाला भी याद नहीं है, पहला वाला भी गलत है ना, वो भी याद नहीं है आपको। तीसरा हाँ तो क्वेश्चन, पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं होगा, वो मेरे पढ़ा तो था मैंने। भाषा संगम इनिशिएटिव, क्या था ये? भाषा संगम इनिशिएटिव। संगम। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ पढ़ा था भी ध्यान एक नहीं पढ़ा आ था रहा। हमने, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, क्या था इसके अंदर? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। चलो अगला पढ़ा था हमने, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बताइए जरा कौन कौन से इंडिकेटर थे इसके अंदर? यस, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ मेरी वॉइस आ रही है हो या गए? अरे देखना भाई है या नहीं है। यस सर। यस यस सर, आ रही है। आ रही है वॉइस? संध्या, संध्या नाम है ना इनका जो पूछ रहे थे ये? क्या नाम है? यस। अरे हाँ, किसी को मालूम है कौन थी? संध्या थी ना ये, कौन थी? यस सर, संध्या। है ना? हाँ जी, जरा बताओ जरा। चलो अगला पूछ लेते हैं। एक हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट UNHRC की रिपोर्ट। जहाँ तक कि इनको अब मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही होगी, इनको नेटवर्क का इशू हो गया होगा। तो मेरा पॉइंट ये है, जब आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो ना तो फालतू की पंचायत मत करो,
ठीक है। सर अभी मैं कहीं गई थी 2 मिनट के, तो मुझे पता हाँ नहीं मुझे आपने क्या बोला। मालूम था, है ना, मैंने बता भी दिया इन लोगों को, मैंने भी यही बताया इन लोगों को अभी। सर मैं पंचायत नहीं करती, मेरे को शौक नहीं पंचायती का। तो आपको क्लास करनी है, किया करो, एडवाइस मत दो आप, ठीक है। जो पढ़ता है अगर वो एडवाइस देगा सुनी भी जाएगी, जो कुछ नहीं पढ़ता ना उसकी एडवाइस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अरे सर मैं आप आपसे पूछ नहीं रही मत हूँ, पूछो आप, नॉर्मल ठीक है, मत पूछिए आप, ठीक है ना, क्योंकि आप, मेरे को मालूम है अगर आप पढ़ते ना तो इतने 5-6 टॉपिक तो पूछ लिया मैंने, 5-6 में से आपको एक का भी आइडिया नहीं है, इट मीन आप पढ़ते सर कुछ नहीं हो। जब आप पूछे थे तो मैं थी नहीं यहाँ, मैं गई थी। अच्छा चलो अभी दोबारा पूछ लेते हैं, दोबारा पूछ लूं, दोबारा पूछ लूं? सर मैं ये कह रही हूँ, नहीं मत कहो आप, ठीक है। कहना चाह रही हूँ कि आप नॉर्मल पे पढ़ा रहे हो ना घंटे, फिर बस और कुछ नहीं कर रहे हो। मैं भी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, जिसको ये आइडिया नहीं कि क्या पढ़ा है तो वो क्या ही याद करेगा, ठीक है। सर वो तो मुझे पता है पढ़ा रहे हो, मतलब जो पढ़ा रहे हो, बट फ्री में छोड़ो कुछ नहीं। हाँ वही मैंने बोला आपको, है ना, आप म्यूट रखिए। करनी हो ज्वाइन तो किया करना, मतलब मत करो आप ज्वाइन, ठीक है। वैसे भी मैं कोई आपसे रुपए नहीं ले रहा हूँ। पॉइंट ये है कि आप अगर पढ़ो ना तो मैं बात भी सुनूं कि आपकी क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं बोलना चाहते हो। मेरे को मालूम है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। जब आप कुछ नहीं पढ़ते हो फिर ये करा दिया क्या वो, अरे जो कराया वो पढ़ लिया क्या आपने, क्या वो याद कर लिया क्या, वो भी याद नहीं है। और अगर आप क्लास भी ज्वाइन करोगे ना एटलीस्ट तो 5 पॉइंट में से कुछ तो बोल पाते, वो भी आइडिया नहीं है। सर कह रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही थी कि आप नॉर्मल करंट पे पढ़ा रहे थे, मैं सिर्फ ये पूछ। ये पूछना ही इलॉजिकल है। अगर आपको इतने दिन क्लास करने के बाद यही नहीं मालूम पड़ा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन से मंथ का चल रहा है, तो आप क्या ही ध्यान दे रहे हो क्लास में। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको यही नहीं आइडिया कि कौन से मंथ का पढ़ाया जा रहा है, जबकि मैं बता रहा हूँ ना हर टाइम बताया था आपको, जब अगर आपने क्लास की होगी तो जब आपको वही नहीं मालूम कि इस महीने का पढ़ा रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो आप, नथिंग, जीरो, ठीक है। बाकी आज नहीं करा रहे करंट अफेयर, है ना, कभी और कराएंगे, मतलब अगली क्लास में कराएंगे। अभी हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए पॉलिटी ओपन हुआ रखा है सामने आपके। और अगर आपको ये टॉपिक देख के मालूम पड़ गया हो ना कि ये पॉलिटी है तो अच्छी बात है। हाँ सर मेरे को पता है, बुक मैंने मतलब पढ़ी हुई है बुक, हाँ ये तो मत बोलना कि पढ़ी हुई है ना, इससे भी पूछ लूंगा तो नहीं आएगा आप पे भी। ये जो देख के पता चल गया किस चीज का है। ठीक है, हाँ और क्या बोलूं? अब आगे देखिए आप लोग, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके ऊपर का अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये आर्टिकल हमने पढ़ लिए थे 32 तक, है ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसे मजाक में आपको लगता है ना टाइम पास के लिए कोचिंग कर लेते हैं, टाइम पास के लिए पढ़ लेते हैं, फ्री में तो पढ़ा रहा है ये, तो उससे कुछ नहीं होना। लास्ट क्लास में आपने हाँ बताइए बताइए। सर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाँ जी हाँ। तो सर मतलब कोई डिफरेंस होता है क्या, मतलब बुक में इट इज अ लीगल राइट, इट मेड अ लीगल राइट, हाँ तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वही चीज लीगल होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है वो इलीगल है। चाहे आप ऐसे बोल लो चाहे आप ऐसे बोल लो कि ये चीज जो हमारी आईपीसी होती है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, सीआरपीसी होता है, उसके अंदर लीगल है तो उसे हम लीगल कोड, लीगल मतलब बोलते हैं। और ये डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है और लीगल एक्ट, दोनों बातें एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं उस चीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 300A, ये क्योंकि ये 300A नंबर पे लिखा हुआ है तो मतलब डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डिफरेंस बताया था आपको। फंडामेंटल राइट वो राइट होता है जिसे आप कोर्ट के थ्रू इम्पोज करवा सकते हो अगर नहीं मिल रहा है आपको तो। मतलब इस केस में यह है कि अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी ले ली तो उस केस में आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली है वापस दो। क्यों? क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर? अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो आप कोर्ट में जाके अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकते हो और गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी आपसे बिना पूछे या फिर बिना आपकी मर्जी के नहीं ले पाएगी। ये डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट या फिर एनी अदर राइट। फंडामेंटल राइट हमेशा मिलेगा, लीगल राइट मिले ना मिले पक्का भरोसा नहीं है। डन, आगे बढ़े। लीगल राइट का और कोई एग्जांपल? 50 लीगल राइट है आपके पास।
कुछ भी ले लो, मोटर व्हीकल चलाने का राइट लीगल राइट है, अरे ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग करने का राइट लीगल राइट है। तो जो आप बोले कि सर अभी आपने बोला कि लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हाँ हाँ, मगर ये तो मोटर व्हीकल राइट तो संविधान बन गया उसके बाद में आएगी, तो लॉ क्यों बनाया सर पार्लियामेंट में? फंडामेंटल राइट तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे पहले ना मेंशन था। ये अच्छा सब तो मोटर व्हीकल राइट, सिगरेट बीड़ी राइट, बहुत से राइट, सही बात में इन्वायरमेंटल राइट, ये सब तो बाद में आई। ठीक है। तो किस में आएगा ये? राइट टू फ्रीडम में आएगा या मूवमेंट में आएगा? राइट टू मूवमेंट लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है तो मैरिज वगैरह के बारे में भी तो नहीं। इसीलिए होता है ना सर, अमेंडमेंट के थ्रू तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पहले फ्रीडम राइट आया फिर बाद में ये लीगल राइट, क्योंकि सर ये राइट, ये प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी सर, ये पहले फंडामेंटल राइट था। अमेंडमेंट करके सर इसको लीगल राइट किया गया। ठीक है। और सर प्राइवेसी नहीं था, पर सर 21 में इसको फिर से प्राइवेसी राइट मतलब किया गया, फंडामेंटल राइट। हाँ हाँ तो सर अमेंडमेंट के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। किसी फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बना सकता है, लीगल राइट को फंडामेंटल राइट बना सकते हैं। हाँ जी हाशमी जी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? आपका चीज बताइए। हम बोल रहे थे सर, जैसे आप बोले कि लीगल राइट, तो फंडामेंटल राइट तो शुरू से मेंशन है ना सर। हाँ फंडामेंटल लीगल राइट। राइट तो बाद में आया, सिचुएशन देख के, तो इसको फिर इसमें जैसे आप तो इसमें जैसे क्वेश्चन है पूछिए कि ये लीगल राइट फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है। हाँ जैसे आपने बताया फंडामेंटल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नहीं, मैंने बोला पहले से, अरे लीगल भैया राइट तो नहीं लिखा हुआ है, ये तो बाद में ऐड किया गया लॉ के थ्रू। क्या आपने मेरी बात पूरी सुनी थी सर जी? हम्म। प्रॉपर यही बोला था मैंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो फंडामेंटल राइट है। तो सुने तो थे। हाँ जी, तो फिर बताइए कि क्या मैंने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो फंडामेंटल राइट है, जो या फिर मैंने ऐसे बोला था कि जो आप कोर्ट से इम्पोर्ट करा सकते हो? फंडामेंटल है हाँ बोलिए। जो आपने बोला फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अच्छा और लीगल राइट जो कोर्ट के थ्रू ऐड होता है उसके थ्रू होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो बताओ जरा, बाकी लोग बताओ। यही बोल रहा था क्या मैं तब से कि सर आपने फंडामेंटल? कहा कि हाँ जी बताइए। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सर, लेकिन हम फंडामेंटल राइट और ये लीगल राइट में सर आपने अंतर ये बताया कि अगर फंडामेंटल राइट हम लोग का मतलब वायलेट होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ। लीगल राइट में हम मतलब डायरेक्ट नहीं जा सकते सर, मतलब बिल्कुल। हम पहले हाई कोर्ट फिर सर ये सब है इसमें। तो हाशमी जी समझ में आई आपको बात कि हमने क्या बोले थे और आप तक क्या पहुंचा? ये तो जान रहे हैं सर, डिफरेंस इसमें क्या हुआ हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये ओ तो जाना कि कोर्ट में जा सकते, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में। डिफरेंस हम पूछना चाह रहे हैं लीगल राइट में, इसका मतलब मेन क्या हुआ? क्या बैकग्राउंड है सर आपका? मतलब ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है आपने? ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स है सर। केमिस्ट्री पढ़े हो, और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी पार्ट टाइम ऐसे ही यूपीएससी पढ़ने स्टार्ट कर दिया अभी आपने? स्टार्ट किया है अभी, तो दोबारा सुन लीजिए, है ना? और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना? यहाँ पे शब्दों का ही खेल है। अगर आपके पास आधे अधूरे शब्द पहुंचेंगे ना तो कंफ्यूजन ही बना रहेगा लाइफ लॉन्ग। दोबारा सुन लीजिए, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और अगर वो फंडामेंटल राइट है, दोबारा से दो चीजें हैं, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में है और दूसरा फंडामेंटल राइट है, और वो आपको ना मिल पाए तो आप कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट में भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और आपको वो चीज मिलेगी। लीगल राइट के लिए आप पहले या तो कोर्ट नहीं जा सकते हो डायरेक्टली, और अगर जाओगे भी तो पहले लोअर कोर्ट, फिर उससे सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, और तब भी मिलने की गारंटी नहीं है। तो अब आपको अगर डिफरेंस समझ में आया हो तो बताएं कुछ कि क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूं मैं। हाँ जी सर, आवाज पहुंची मेरी? इतना समझ में सर, आ गया समझ में इतनी? बोले समझ। वही चीज मैं बता रहा था आपको यस सर। कि इसमें होगा क्या जब आप डायरेक्टली कोर्ट ना जा पाओ और वो आपको मिले ही ना,
तो वो लीगल राइट है। जब आप कोर्ट जाओ और आपको वो चीज़ मिल जाए तो वो आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल का मतलब है मूलभूत, मूलभूत यानी वो तो मिलेगा ही मिलेगा कुछ भी हो जाए। तो प्रॉपर्टी क्या रहा, लीगल राइट हो गया, मूलभूत राइट नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था ना कि ड्राइविंग करना, भले ही कहीं पे भी लिखा हुआ मोटर व्हीकल एक्ट में, वो तो एक्ट है, कहीं ना कहीं तो इसका बनाया होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र तो होगा। तो ये क्या चीज है, ये है सिर्फ एक राइट, नॉर्मल राइट। मतलब जरूरी नहीं है दुनिया का हर इंसान ड्राइविंग ही करेगा या फिर भारत का हर इंसान ड्राइविंग करेगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे बस कार ही नहीं होगी, वो नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर ड्राइव नहीं कर पा रहा है तो उसको गवर्नमेंट कार दिलाएगी। बट फंडामेंटल राइट में क्या होता है, अगर किसी को फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, उसके रिगार्डिंग कोई भी केस करेगा तो उसको फ्रीडम दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फ्रीडम दी जाएगी। रात के 10 बजे के बाद अगर आपको नींद में कोई दिक्कत कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है ढंग से, आप कोर्ट जाइए, भले ही कितना ही बड़ा तुरम खान क्यों ना हो, कोर्ट वहां पे ऐसी व्यवस्था करेगा कि आपको 10 बजे के बाद सुकून से सोने का माहौल मिले। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट और दूसरा कोई भी राइट हो XYZ, उसमें डिफरेंस यही है, फंडामेंटल राइट मिलेगा ही मिलेगा, बाकी राइट मिल भी सकते हैं और नहीं भी। क्योंकि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए थी, पब्लिक दे नहीं रही थी, क्योंकि उनका वो फंडामेंटल राइट था। इसलिए उन्होंने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, लीगल राइट करना क्यों जरूरी था, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए बनाना पड़ा उसको लीगल। जैसे अगर किसी ने दूसरी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया तो वो इलीगल कहलाएगी, दैट्स वाई ये क्या हो गया, लीगल राइट। लेकिन गवर्नमेंट उसे छीन सकती है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या मेरी बात अभी क्लियर होगी सभी को? हाँ जी, अभी तो कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर पिछले बार आया था किसी ने पूछे? हाँ जी पूछे। इसी साल आया था ये क्वेश्चन, रिपीट नहीं है। पूछिए पूछिए तो लीगली राइट से है सर, पूछे। सर एक मिनट, कहाँ गया? नहीं, क्वेश्चन ये सर। था कि राइट टू प्रॉपर्टी इंडियन सिटीजन को मिलता है या फिर सबको मिलता है, ये क्वेश्चन ओके, प्रीलिम्स में। कोई दिक्कत नहीं, ये पूछ लेना। क्वेश्चन नहीं था सर। सर क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? तो लिख दो लीगल राइट है, अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, और फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नाइदर फंडामेंटल राइट और नॉर लीगल राइट। यही था सर। लीगल राइट। बताएं फिर, आंसर बता दो। तो सर इसका ऑप्शन क्या होगा फिर? तो पहली चीज तो मेरे को ये बताओ कि क्या आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया अभी, या फिर सिर्फ बस आंसर जानने में आपका इंटरेस्ट है? सर इसका सर, जानना आपने अभी आंसर पढ़ाया क्या ना शुरू होगा? में, कल पढ़ाया था ना मैं पढ़ा चुका हूँ। राइट टू लीगल राइट के बारे में बताया नहीं शुरू में, परसों जो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पेज में समझा रहे थे आप, 300 अच्छा। आर्टिकल ए में गया है। ओके, तो फिर समझ में आ गया आपको? यार बड़ा गजब काम है तुम्हारा। ठीक है, मतलब आंसर जानना है आपको, है ना, बाकी रामायण बाहर में जाए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है आपका? हाँ, इसका आंसर इंग्लिश। समझ में नहीं आ रहा। अरे रुक जाओ हाँ, यार, सर? एक एक से बात कर लूँ ना। हाँ, इंग्लिश है सर, इंग्लिश। अरे यार जिससे बात हो रही है उसका पूछ रहा हूँ। आपको मालूम है उनका मीडियम क्या है? विजडम जी, इंग्लिश मीडियम है सर। इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो पहली बात तो फंडामेंटल राइट तो नहीं है ये, जितने ऑप्शन में फंडामेंटल लिखा हुआ है वो काट दो। कितने ऑप्शन में फंडामेंटल लिखा हुआ है? एक ऑप्शन में सर। एक ऑप्शन में। अब दो में। जितने में भी लिखा हुआ है वो काट दो, ठीक है ना। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट तो ये है नहीं। अब बोलना चाह रहे हो कि सिटीजन्स को मिलेगा या फिर जो फॉरेनर होते हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं सर, सिटीजन को मिलेगा या एनी पर्सन को मिलेगा?
हाँ, सिटीजन को मिलेगा या एनी पर्सन को मिलेगा, ठीक है ना? तो सिर्फ सिटीजन को मिलेगा, ठीक है, एनी पर्सन को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट छीन सकती है उससे, जब गवर्नमेंट का मन आ गया तब। डन। सर इनकेस अगर जॉइंट वेंचर में हो तो क्या होगी वो? अब यार अब बात तो खत्म ही हो गई ना। जॉइंट वेंचर में तो फिर ओनर बन गया ना सिटीजन। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? आप जॉइंट वेंचर किसी करा रहे हो कि एक इंडियन ओनर है और एक फॉरेनर है, तो डेफिनेटली जॉइंट वेंचर में तो हो ही गया ना, इंडियन हो गया। तो वो अपना ऐसा तो है नहीं कि आदत तोड़ के अलग करेंगे, तो फिर बनेगा ही, मिलेगा ही मिलेगा उसको, ठीक है। और बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें तो कुछ समझने और न समझने वाली बात है ही नहीं। आप देख लो, जितने भी फॉरेनर हैं अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर खरीदेंगे तो कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, या फिर वो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए लीगल राइट नहीं है एक तरीके से ये। परमिशन लेके देखो, एक्सेप्शंस हर जगह है, एक्सेप्शंस की परेशानी मत करना, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ ले हम लोग। हाँ जी हाशमी जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, और विजडम जी आप बताइए। यस सर, हो गया। चलें अब आगे बढ़ लें। अब देखिए, अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से राइट अवेलेबल होते हैं सिटीजन के लिए और कौन कौन से नहीं होंगे सिटीजन के लिए। तो लिखा हुआ है FR, मतलब फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। वो राइट जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल होंगे ना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं करेगा इनके साथ, मतलब फॉरेनर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, इंडियन के साथ नहीं करोगे। कौन कौन से इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब जगहों पर, ठीक है ना। लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो सिटीजन फॉरेनर को भी मिलेंगे वो कौन से हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल को IAS कोई फॉरेनर बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है, सिर्फ कौन बनेंगे? इंडियन लोग। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, लेकिन अगर कोई क्राइम कर दिया किसी फॉरेनर ने तो डेफिनेटली उसको ऐसा नहीं है पकड़ते पीटेंगे हम लोग उसको कि भाई तू कन्विक्ट कर, अपने आप को मान, तूने ये क्राइम किया है, नहीं। उस केस में हम उसको फ्रीडम देते हैं कि भाई लॉयर को बुला ले फिर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, ठीक है। रेजिडेंस में क्या आ गया? प्रॉपर्टी खरीदने वाली बात आ गई, रहना और खरीदना, ठीक है ना, इनबिल्ट है, बट इसे रेजिडेंस में रहना ही मानना अभी तो, ठीक है। एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इधर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का तो राइट हो गई ना, अगर लाइफ का राइट नहीं हुआ तो आया, हमने किडनी निकाल ली उसकी और मार डाला फॉरेनर को, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो दैट्स वाई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तो इसको है, और पर्सनल लिबर्टी भी है, घूमने फिरने का राइट है, ठीक है। तो ये फॉरेनर को मिल रहे हैं और ये इंडियन सिटीजन को मिल रहा होगा। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इंडियन सिटीजन को तो है ही है, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे कोई फॉरेनर है तो उसको बेसिक एजुकेशन लेने का राइट है, इनफैक्ट IIT वगैरह करने का भी राइट है अगर उसके फादर मदर इंडियन है तो। अगला देखो, राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज को ये राइट है कि वो अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना ले, पढ़ाई लिखाई करवाएं लोगों को और उसको प्रोपोगेट करें। लेकिन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये वाला राइट फॉरेनर को भी दिया हुआ है कि भाई जेल में बिना पूछे नहीं डालेंगे और डिटेन नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उसको बताया जाएगा, क्योंकि फॉरेन सिटीजन होने के बाद एम्बेसी से अप्रूवल लेना पड़ता है जिस कंट्री का वो सिटीजन होता है, तो इसलिए ये राइट भी इनको दिया गया है। फिर फोर्स लेबर नहीं करवाएंगे, जबरदस्ती काम, मतलब मान लीजिए, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तो फोर्स लेबर वाला काम नहीं कराया जाएगा। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी नहीं है कि फॉरेनर के बच्चों को लाके कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करवा रहे हैं, वो भी काम नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, इसका भी राइट होगा उनको, ठीक है। मेनी रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी रिलीजन का पर्सन हो अपने अपने रिलीजन के मैटर, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवा सकता है वो, ठीक है। फ्रीडम फॉर फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन,
ठीक है, टैक्स वगैरह से भी फ्रीडम मिलेगी उसको। अब ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो आम टैक्स देना पड़ा सभी को वो टैक्स इसको देना पड़ेगा। देन फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसका भी राइट होगा कि अगर मान लो किसी फॉरेनर ने कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है तो वहाँ पे पर्टिकुलर वर्शिप कराई जा सकती है और एजुकेशनल नॉलेज को स्प्रेड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यानी अल्टीमेटली घूम फिर के ये बात मान लो कि जो बड़ी बड़े काम है जहाँ से जो इंडियन के पास होंगे, जैसे राइट प्रॉपर्टी खरीदना या फिर नेता बनना, ठीक है, वोट देना, और या फिर ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करके यही टैक्स मतलब मनी बचाना, ये सब कुछ इंडियन के पास होगा। गवर्नमेंट जॉब लगना ये भी इंडियन के पास होगा, है ना। बाकी काम दूसरों के पास होंगे और इसके अलावा अप्रूवल लेके भी काम किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद ही है, सब काम पॉसिबल है, बस अप्रूवल चाहिए उसका, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग सारे के सारे राइट्स पढ़ेंगे। अब इसमें पूरी की पूरी कहानी होगी, जो भी अभी तक हमने शॉर्ट में पढ़ा है वो एक एक राइट यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? मेरी वॉइस अभी तक पहुंच पा रही है? हाँ जी बताएं। अरे वॉइस पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है ना, ठीक है यस सर। ठीक है ओके फाइन। तो देखो पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी बराबर है सारे लोग, इसे बोलते हैं इक्वलिटी। अब देखो इक्वलिटी किस तरीके की हो सकती है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या चीज़ होती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, तो एक ही बार में समझ में आ जाएंगी चीज़ें, नहीं तो वैसे उलझते रहोगे इन चीज़ों के बीच में। तो बेटर ये है कि आप पढ़ें और एक ही बार में उन चीज़ों को समझ लें, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ के सामने सभी बराबर है और लॉ को सभी लोग इक्वल तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे या फिर फॉलो करेंगे। क्या बोलना चाह रहा है इसके बारे में अभी समझते हैं हम लोग। जिनका बुक है वो हाईलाइट भी करते हुए जाएं साथ के साथ। आर्टिकल 14 says that the state shall not deny to any person equality before the law and the equal protection of the law within the territory of India। पहली बात तो ये मार्क कर लो कि ये जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। इंडिया की टेरिटरी के अंदर होने का मतलब ये होता है कि इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर है, उसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। दिस प्रोविजन confers right on all persons whether citizen और फॉरेनर। अब ये राइट टू इक्वलिटी सभी को मिला हुआ है, यानी घूमने फिरने का राइट तो सभी को है ना, बराबर ही है। ऐसा नहीं कि एक ने पीटा तो दूसरा नहीं पीट सकता, है ना, चाहे ये इंडियन हो या फॉरेनर हो, दोनों को ये मिलेगा। मोर ओवर द वर्ड पर्सन इंक्लूड लीगल पर्सन। लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, मशीन है, गाड़ी है, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोला लीगल पर्सन दैट इज स्टैच्यूरी, कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। अब ये लीगल पर्सन क्या होता है? लीगल पर्सन समझ में आ गया आपको? अब ये लीगल, इसको पर्सन क्यों बोला गया है? कोई बताएगा मेरे को पर्सन कैसे है ये? हाँ जी कोई बताएगा? क्योंकि उसको ऑपरेट तो आदमी करता है ना सर। अच्छा, बात तो काबिल तारीफ है आपकी भी। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब रजिस्टर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सारे इंडिया गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं और इनके नाम पे पैन कार्ड होता है, मतलब इनकी आइडेंटिटी होती है। और क्योंकि इनकी आइडेंटिटी है, इनके पास पैन कार्ड, इनका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो ये क्या बन जाते हैं? लीगल पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर बोल सकते हो कि वो आइडेंटिफाई हो सकता है। ये बात समझ रहे हो आप मेरी? और ऐसे ही जब कोई कंपनी रजिस्टर कराई जाती है तो उसके नाम से पैन कार्ड भी बनता है, ठीक है ना। पैन कार्ड भी होता है उस कंपनी के पास। अगर आपने कभी कोई कंपनी की वर्किंग वगैरह देखी हो तो आपको मालूम होगा कि कंपनी के नाम में पैन कार्ड होते हैं। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम स्पेसिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी किस एरिया में है। दैट्स वाई से हम लोग क्या बोलते हैं? लीगल पर्सन। और इसीलिए हम लोग कंपनी के ऊपर केस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक क्या है? एक पर्सन है और उसके ऊपर केस किया जा सकता है। अब देखो ये चीज़ हमने ली कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर है, इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। मार्क कर लो इसको, लिख लो, याद रखना इसको। देखो एक ब्रिटिश ओरिजिन का है और दूसरा अलग ओरिजिन का है, तो पहले आप इसको समझो। इक्वलिटी बिफोर
law is of British origin, while the concept of equal protection of law has been taken from the American Constitution. मार्क कर लीजिए दोनों चीज़ें। इक्वलिटी फॉर लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है कि इक्वलिटी फॉर लॉ कहाँ से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया इक्वलिटी फॉर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ का लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब आगे देखिए द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कॉनोट्स, पहला कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमको? द अब्सेंस ऑफ, हाँ जी, ये ब्रिटिश ओरिजिन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है सर? कहते ब्रिटिश यानी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन यानी अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंस है ना, अलग अलग कंट्री दोनों ब्रिटेन, ओके सर। सॉरी, ब्रिटेन अलग है ठीक है, और अमेरिका अलग है। तो जो ब्रिटेन से लिया गया है वो है इक्वलिटी फॉर लॉ, और जो अमेरिका से लिया गया है वो क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसमें देखो आगे कि ये क्या बताता है। पहला कॉन्सेप्ट में क्या बताता है? द अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी भी इंसान को हम अलग नहीं मानेंगे, सभी लोग क्या है? बराबर है। सभी लोग क्या है? बराबर है। द इक्वल subjection of all person to the ordinary law of the land administered by ordinary law court। इसका मतलब क्या है? जो इक्वल चीज़ें बोली गई है ना, इक्वल, वो सभी आम लोगों के लिए बराबर है। हाँ जी, क्या मेरी वॉइस पहुंच पा रही है आप लोगों तक? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जितने भी आम इंसान हैं, ऑल पर्सन जितने भी हैं, वो सभी लोग कोर्ट के सामने एक जैसे होंगे और उनके ऊपर कोर्ट एक तरीके से रूल इम्प्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, नो पर्सन रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा, यानी सभी लोगों को अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक बार लॉ बन गया तो सभी को उसको फॉलो करना है, पहली चीज। दूसरा देखो, द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑन द अदर हैंड कॉनोट्स, यानी एक्सप्लेन करता है द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कंडीशंस एक जैसी हैं तो सभी लोगों के ऊपर रूल भी एक तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये निकल के आया है कि यहाँ पे कंडीशंस के बारे में सोचा गया है, जबकि ऊपर कंडीशन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। ठीक है, बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉ, दोनों के अंदर जो प्रिविलेज यानी बेनिफिट्स मिलेंगे किसी को, या फिर जो लाइबिलिटीज होंगी किसी के भी ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व, वो अकॉर्डिंग टू लॉ डिसाइड किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ डिसाइड किया जाएगा। ठीक है ना। द सिमिलर एप्लीकेशंस ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, और बोलना चाह रहा है कि हर किसी के ऊपर इक्वल तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट होंगे अगर दोनों की सिचुएशंस क्या है? सिमिलर है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, वो समझिए पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ये। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एक समान तरह के लोग एक जैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दस द फॉर्मर इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट व्हाइल द लेटर इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, जो हमने पहला पढ़ा। ठीक है, इक्वलिटी फॉर लॉ वो क्या था? एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, और दूसरा जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब इतना होता है, वो इतना सा होता है, एक सकारात्मक बात और एक नकारात्मक बात। जैसे तुम पानी नहीं पी सकते हो, ये एक नकारात्मक बात है, तुम पानी पी सकते हो, ये एक सकारात्मक बात है। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का होता है कि इसमें सकारात्मक झलक रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है, और नेगेटिव वाले में क्या होगा? हमें नेगेटिव एटीट्यूड दिखाई पड़ रहा होगा, क्या नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ नहीं करनी है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे घर वाले बोलते हैं ना, रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, दिन में खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं, तो दिन में खूब खेलो पॉजिटिव, और रात में 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है मतलब नेगेटिव। क्लियर? अब आगे देखिए यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, वाइल इसने बोल दिया जहाँ पे अगर लोग इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल और अनइक्वल है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल 14 को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आर्टिकल 14 सिर्फ उन्हीं जगह पे हमें इम्प्लीमेंट करना है जहाँ पे सभी लोग क्या है? एक जैसे हैं।
जहाँ पे इक्वल और अनइक्वल लोग हैं या फिर उनके साथ अलग अलग तरह से कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल 14 इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। वाइल आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, फॉरबिड्स यानी मना करता है, क्लासिफिकेशन करना, डिवाइड करना, इट परमिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये क्लास डिवाइड नहीं करता है बल्कि ये करता है लोगों के ऊपर रीजनेबल चीज़ें, रीजनेबल यानी सोच समझ कर लगाए गए बातें हैं, बोली गई बातें। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन्स बाय द लॉ। वो ये देखता है कि लॉ के अकॉर्डिंग सारी बातें सही है या नहीं है। ठीक है, बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्री। अब जो ये सोचेगा ना कि बात सही है कि गलत है, ये सोचना रैंडम नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम, और जिसको रैंडम का भी मतलब नहीं मालूम है, बिना सिर पैर के। ठीक है ना, लिख लो इसमें साइड में, आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बिना सिर पैर के नहीं, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। आर्टिफिशियल यानी बनावटी नहीं होना चाहिए, मैन मेड। ठीक है, लिख लो यहाँ पे मैन मेड। ठीक है ना, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, और इसको लिखा हुआ है इवेसिव, मतलब वही मैन मेड यानी सुपरफिशियल तरीके से बात नहीं की गई हो। तो कहने का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन वो कर सकता है बट वो क्लासिफिकेशन कैसा नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए और बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। रादर इट शुड बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजेंस, डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शंस, यानी जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई तरीका हो, ठीक है, कोई दिमाग लगाया गया हो, उसके बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हो। अब हम इसमें सोच लेते हैं कि है क्या ये। आगे आएगा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, वो भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैं दोनों चीज एक साथ कंबाइन करके बताता हूँ आपको कि क्या होता है। चाहे तो बोलो रूल ऑफ लॉ या फिर आप बोल दीजिए इक्वलिटी फॉर लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक बार लॉ बना दिया गया। लॉ कैसे बनाया गया, इस पर ना सोचते हुए सिर्फ जो लॉ बना दिया गया उसको पालन करना ही क्या है, रूल ऑफ लॉ है। मतलब मान लो सोच के बना दिया गया कि सवेरे 5 बजे उठना है सभी को। अब ये एक नॉर्मल चीज है, सभी के लिए इम्प्लीमेंट कर दी गई है। अब चाहे कोई बेचारा बीमार है, बूढ़ा है, बच्चा है, मर रहा है, लेकिन सभी के लिए इम्प्लीमेंट करना है इक्वल तरीके से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ, जहां पे सिर्फ लॉ इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इक्वलिटी फॉर लॉ। अगला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या फिर हम जिसे बोलते हैं रूल बाय लॉ। यहाँ पे एक और टर्म दी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बार, रूल ऑफ लॉ एक और एक होगा रूल बाय लॉ। ठीक है ना, दो चीजें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब लॉ बनाया जाएगा तो सोचा जाएगा कि भाई किसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या ये लॉ सही तरीके से बना, क्या इसका नेचर सही है कि नहीं है। जैसे कि इसमें इसी में ले लो कि अगर बना दिया गया कि 10 बजे के बाद सवेरे 5 बजे उठना है, तो क्या बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्या बीमार लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये सोचकर अगर रूल बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं इक्वलिटी फॉर लॉ। ठीक है, कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल तरीके से देखे जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसको 10 बजे तक की परमिशन मिल जाएगी, कोई बीमार है तो उसको 11 बजे तक सोने दिया जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट इसका जवाब नहीं है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है और रूल बाय लॉ क्या होता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझाई मेरी। देखो कुल मिला के एक बार रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल बताइए कि आपको कुछ समझ में आया कि क्या बोल रहा हूँ मैं। नो सर रिप्लाई। एक बार और बता दीजिए। एक बार दोबारा बता दूं, ठीक है। देखो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। यहाँ से देखो आप फर्स्ट पैराग्राफ में आइए। पहला पैराग्राफ ये बोल रहा है कि आर्टिकल 14 में ये लिखा हुआ है कि सभी लोगों के ऊपर इक्वल तरीके से रूल काम करेंगे, यानी लॉ काम करेंगे, और सभी लोगों को लॉ को प्रोटेक्ट भी करना है, और ये लॉ चाहे सिटीजन हो और चाहे फॉरेनर हो, दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। यहाँ तक कि सिटीजन और फॉरेनर के अलावा कोई लीगल पर्सन है तो उसके ऊपर भी ये लागू किया जाएगा। ये तो इसने बोला हुआ है पहले पैराग्राफ में। ठीक है, फिर इसने बताया है कि जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी फॉर लॉ का, वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कुछ भी हो जाए लॉ नहीं टूटना चाहिए, या फिर लॉ सभी को प्रोटेक्ट करेगा, ये हमने लिया हुआ है अमेरिका से। तो पहला जो है वो इस तरीके से बोला जाता है कि कानून के सामने कोई भी अलग नहीं है, कानून के सामने कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है स्टेटमेंट आ गया ना, दैट्स वाई ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है।
ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। जबकि दूसरा क्या बोलता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी को कानून के अनुसार उनको काम करना होगा, सभी के लिए कानून एक समान होगा। क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक सेंटेंस नहीं आ रहा है इसके एक्सप्लेनेशन में, तो दैट्स व्हाई एमएससी क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पहला ब्रिटेन से लिया गया है, दूसरा लिया गया है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये स्टेटमेंट है वो क्या बता रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पहला स्टेटमेंट जो बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है, किसी के पास स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, प्रिविलेजेस यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा किसी के पास भी। सभी लोगों के लिए एक समान कानून होंगे, ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। नो पर्सन अबव द लॉ, चाहे इंसान कैसा भी हो, एक बार लॉ बना दिया है तो बिना सोचे समझे उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसे बोलते हैं कि नो पर्सन अबव द लॉ। ये क्यों, क्योंकि सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ द लॉ। लॉ बन गया, सब बराबर, अब कोई डिफरेंस किसी के साथ नहीं किया जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अब आइए अगले पार्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑन द अदर हैंड, द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। ये ध्यान रखना, ट्रीटमेंट करना है, बिहेवियर करना है हमें कब, जब सर्कमटेंसेस इक्वल हो। ऊपर हमने सर्कमटेंसेस की बात ही नहीं की, हम बोल रहे हैं सर्कमटेंसेस गए भाड़ में, हमें ये बनाना है कि अगर कोई रूल बन चुका है तो वो पालन होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी रूल से ऊपर नहीं है। क्यों ऊपर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम ये देखेंगे कि वही ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है लोगों के साथ और सर्कमटेंसेस क्या है, ठीक है। बोथ इन द प्रिविलेजेस, ठीक है, कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज। चाहे कोई इंसान प्रिविलेजेस है जिसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं, या फिर जो हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए उत्तरदायित्व है, हमें अल्टीमेटली ये सोचना है कि क्या जो नियम बनाए गए हैं वो इक्वल लोगों के लिए इक्वल तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इतनी सी बात हमें सोचनी है। ऊपर क्या था, सर्कमटेंसेस की बात नहीं की जा रही थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक जैसे लोग एक तरीके से ट्रीटमेंट किए जाएंगे और अलग तरीके के लोग अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। जबकि ऊपर क्या बोल रहा है, नो पर्सन, चाहे कैसा भी इंसान हो, ठीक है, चाहे कैसे भी तरह के लोग हों, सभी लोग एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, सिर्फ एक जैसे, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब एक जैसे लोग एक जैसे तरीके से ट्रीट होंगे और अलग तरह के लोग अलग जैसे ट्रीट होंगे। क्या अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि ऊपर क्या बोल रहा है कि कोई भी अलग नहीं होगा, सभी के साथ एक ही जैसा बिहेवियर होगा। दैट्स वाई ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या नेगेटिव है और नीचे वाला क्या बोल रहा है कि हम देखेंगे कि उसकी कंडीशन सर्कमटेंसेस इक्वल है या नहीं है। फाइन, तो ये इनमें होगा दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे ये बोला गया कि भाई अब तुम कैसे सोचोगे कि सर्कमटेंसेस क्या है, कंडीशंस क्या है। तो बोल रहा है, इस वाले पैराग्राफ में बोला हुआ है कि जो सर्कमटेंसेस डिसाइड करने का काम होगा ना, या तो करेगी कोर्ट और या फिर क्या कर सकती है लेजिस्लेचर, क्योंकि पार्लियामेंट तो कर ही सकती है ना, इंडियन पार्लियामेंट। तो ये बोल रहा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सोचेगा या फिर पार्लियामेंट सोचेगा, तो उसके जो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, सोचने का तरीका होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, इंटेलिजेंस से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और कुछ सोच विचार करके, एविडेंस देखकर ही वो डिसीजन ले, आर्बिट्री आर्टिफिशियल तरीके से डिसीजन ना ले, ठीक है। तो ये हो गया नीचे कि रूल बनेगा या फिर कोई डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट उस पर लॉजिकल तरीके से सोचते हुए डिसीजन देगा। अब बताइए यहां तक किसको दिक्कत? नो सर। सभी को समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप क्लास पूरी ध्यान से करो, है ना। कहीं पे भी दिक्कत आती है पूछो आप। जो पढ़ने वाले हैं ना उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ने वाले पढ़िए आप, मैं पूरे मन से पढ़ाऊंगा, है ना। बस आप पढ़ो, मैं चाहता हूं ये कि आप ढंग से पढ़ाई करें। अगला है रूल ऑफ लॉ। देखो मैं इसको थोड़ा कट कर देता हूं, हिंदी में समझाता हूं आपको। रूल ऑफ लॉ, रूल का मतलब होता है नियम, ऑफ यानी, ऑफ का क्या होता है हिंदी में, का होता है, ऑफ यानी का, लॉ यानी कानून,
मतलब नियम का कानून। नियम का कानून मतलब रूल ऑफ लॉ नियम का कानून है, कानून का नियम क्या होगा? नियम कानून का नियम। कानून का नियम। कानून का नियम या कानून का क्षेत्र या कानून का अधिकार, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। रूल मतलब चलेगी इसी की, किसकी चलेगी? कानून की चलेगी, ठीक है, ध्यान देना, कानून की चलेगी। ये पहले स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पे ये नहीं सोचा गया कि कानून कैसे बना, नहीं मालूम, बस कानून बन गया, अब उसकी चलेगी। तो हमने कहां पे बोला था कि सर्कमस्टेंसेस को ध्यान नहीं देता। किसमें ध्यान नहीं देते सर्कमस्टेंसेस को? इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर। हाँ जी, क्या ये बात पकड़ पा रहे हो आप लोग? देखो यहां पे था इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहला वाला पार्ट। रूल ऑफ लॉ किससे जुड़ा हुआ है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब एक बार नियम बन गया तो वो नियम अब सभी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट है एक तरीके से इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोपाउंडेड बाई A.V. डाइसी। इस जो इंसान जो इसको लेके आया वो कौन है? A.V. डाइसी है। ब्रिटिश है बेसिकली, हमको मालूम ही है कि ब्रिटिश से आया हुआ है। द ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट यानी ज्यूरी का मेंबर, ज्यूरी मतलब जज का मेंबर, ठीक है ना, जज जो होते हैं वहां पे। हिज कॉन्सेप्ट हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट और एस्पेक्ट्स। जो इसने रूल दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया, तो 3 हम तरीके या एलिमेंट समझ सकते हैं, या इसके प्रभाग या भाग समझ सकते हैं। क्या क्या है? पहला, absence of arbitrary power, आर्बिट्री यानी रैंडम पावर नहीं होगी। That is, no man can be punished except for a breaches of law। किसी भी इंसान को पनिश नहीं किया जा सकता जब तक वो कोई नियम ना तोड़े। यानी पनिशमेंट कब मिलेगी? जब वो कोई क्राइम करेगा। ठीक है, ध्यान के देना है, कोई भी इंसान को पनिशमेंट तभी मिलेगी जब वो किसी तरीके का क्या करेगा? गलती करता है, ऑफेंस करता है, क्राइम करता है। इतनी समझ में आई? हाँ जी, बताएं एक बार। पहला क्या बताना चाह रहा है? रूल बन गया, पनिशमेंट कब मिलेगी? जब वो कोई क्राइम करेगा। दूसरा देखो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन। ये बोलना चाह रहा है कि सभी लोग क्या होंगे? एक जैसे होंगे, चाहे वो रिच है, पुअर है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, कुछ भी है, नियम सबके लिए बराबर होंगे। टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। जो लॉ के कोर्ट्स होंगे, सामान्य कोर्ट्स, वहाँ पे हर एक इंसान को बराबर माना जाएगा, क्योंकि जो लॉ बन गया है अकॉर्डिंग टू लॉ क्या किया जाएगा? डिसीजन दिया जाएगा। तो इतना समझ में आया आपको? पहला हो गया कि कोई भी नियम को तोड़ेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, और दूसरी बात, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू रूल मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अगला है, क्या बोल रहे हैं? द प्राइमेसी ऑफ द राइट of the individual, that is the constitution is the result of the right of the individual as defined and enforced by the court of law rather than the constitution being the source of individual rights। बोलना चाह रहा है कि जो प्राइमरली, जो मतलब मेन मुख्य जो राइट हैं किसी भी इंसान के, इंडिविजुअल के, वो सारे के सारे राइट कहाँ दिए गए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। या फिर हमारे जो राइट्स हमें मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। ठीक है, अब जो वो राइट हैं वो एनफोर्स होते हैं। एनफोर्स मतलब किसको दिलाने का अधिकार दिया गया है? हमारे राइट्स को, कोर्ट को। ठीक है, अगर वो लॉ के अंदर में आता है, यानी लॉ के अंदर ही कोई चीज मांगी गई है, कोई राइट है, तो उसको एनफोर्स कौन कराएगा? कोर्ट कराएगा। ठीक है, इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एक तरीके से सोर्स है इंडिविजुअल पर्सन के राइट का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिविजुअल पर्सन को राइट मिले हुए, ना कि गवर्नमेंट को। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का राइट लिखने का मतलब क्या है?
किसी को राइट मिले हुए वो किसको मिले हुए हैं? इंडिविजुअल पर्सन को। किसको नहीं मिले हुए हैं? गवर्नमेंट को नहीं मिले हुए। क्या बात समझ गए? जी सर। आगे देखिए। अरे कोई गोलू यादव है, बड़ा लेट आ रहे हैं भैया। आगे देखिए। The first and the second element are applicable to the Indian system and not the third one. In the Indian system, the constitution is source of the individual rights. ठीक है, हो क्या रहा है? हमारे यहाँ पे पहला दूसरा सिस्टम तो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जैसे हमने ऊपर बात की थी ना कि वो हमारे क्या है, सोर्स है हमारी पावर का, कि हमें यहाँ पावर मिलती है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये पूरी तरीके से कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है? ब्रिटेन के अंदर। तो चाहे तो ऐसा मान लो कि ब्रिटेन के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ है, हमारे यहाँ पे अलग चीज़ है, या फिर हमारे यहाँ पे अलग चीज़ है और ब्रिटेन में वो चीज़ नहीं मिलती है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे थर्ड नियम लागू नहीं होता है, ब्रिटेन में होता है। या फिर ऐसे बोल दो कि हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में क्या है, अल्टीमेट सुप्रीम पावर किसके हाथ में होती है? अल्टीमेट सुप्रीम पावर कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो हमारी राम, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर की लकीर या फिर जो भी अटल सत्य है ना, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं, ब्रिटेन में थोड़ी चीज़ें अलग है, डिफरेंट तरीके से है। आगे देखिए। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ हैज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर। ये क्या है? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। तो बोलना चाह रहे हैं कि भैया रूल ऑफ लॉ क्या है ना, एक बेसिक फीचर है, और ये क्या है, फंडामेंटल राइट भी है। तो इसको है ना ध्यान रखना, रूल ऑफ लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके भी नहीं हटा सकते हो। और क्योंकि ये क्या है, बेसिक फीचर, जैसे हमने बोला था फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से केस से डिसाइड हुआ था? 1973 का कोई केस है, याद आ रहा है कुछ? केशवानंद भारती को। वेरी गुड। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कल को अगर गवर्नमेंट चाहे भी ना तो आर्टिकल 14 को डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई? तो अमेंडमेंट भी कितना हो सकता है? जो बेसिक ना हो, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रकृति को बदल नहीं पाओगे। अब आगे दिया हुआ है कि भैया ठीक है, हमने रूल तो मान लिए, एक्सेप्शंस क्या क्या है, कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी। सुनिए, अब आप यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन से वो लोग होंगे जिनके ऊपर इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं वन बाय वन कहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो जैसे कि आप ध्यान करो कि किन किन लोगों के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होता होगा, सोचो एक बार। जैसे अब राष्ट्रपति है, इसके ऊपर थोड़ा लगाएंगे अपन लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज। कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई होती है इन लोगों को। ये आप लोग चीज़ों को याद रखना है कि कौन कौन सी इम्यूनिटी किसको मिली हुई है। पहला, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। क्या है इसका मीनिंग, समझ लो। अब देखो, ऐसे समझना आप कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति बेचारा चुपचाप अपने ऑफिस से निकल जाएगा और किसी के 2 किलो केले चुरा लाएगा या फिर आम चुरा लाएगा, है ना। ऐसे काम तो राष्ट्रपति करेगा नहीं, लग रहा है ना आपको? राष्ट्रपति ऐसे काम कर सकता है क्या? नहीं सर। है ना। ऐसा भी नहीं है कि किसी की साइकिल चुरा ली या फिर किसी के 1000 रुपये चुरा लिए, ये काम तो करेगा नहीं राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो भी ड्यूटीज कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, या फिर गवर्नर जो भी डिसीजन ले रहा है, उसके लिए वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन पहले किसने दिए हुए हैं उसको, जो लेजिस्लेटिव बनी हुई है या फिर जो मिनिस्ट्री बनी हुई है, कैबिनेट बनी हुई है, ठीक है ना, उसने बोला है कि ये करना है। तो इसीलिए अपने किए गए किसी भी काम के लिए ध्यान रखना, जो उसने अपनी पावर यूज की है, अपने ऑफिस में जो काम किया है, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं होता है किसी भी कोर्ट में। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर नहीं चलेगी जब तक वो
उस पोजीशन पर है, यानी कोई गवर्नर है या फिर कोई प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर कोई से भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी मतलब मान लो किसी प्रेसिडेंट ने किसी का टांग तोड़ दी थी पहले, है ना, पहले या अभी जो भी है ना, अभी तोड़ के आ गया हो मान लो, तो उसके ऊपर वो क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? हालांकि हम ये भी जानते हैं कि ऐसा काम प्रेसिडेंट करेगा ही नहीं, है ना, लेकिन तब भी ये ध्यान रखिए कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके टेन्योर के दौरान नहीं चलेगी उसके ऊपर, और अगर कोई चल रहा है पहले से वो रुक जाएगा, ठीक है ना, उस टाइम के लिए रुक जाएगा। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इश्यूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, जेल में डाल सकते जब तक वो अपने ऑफिस में अपने टर्म पर है। तो अब इस सोचने वाली बात ये है कि क्या प्रेसिडेंट को अरेस्ट ही नहीं कर सकते और कुछ कर दे उल्टा सीधा? तो बताओ एक बार, क्या ऐसा है? हाँ जी, कोई तो बोलो। हाँ जी बताइए। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। देखो एक्चुअली होगा क्या, सपोज प्रेसिडेंट ने गवर्नर ने कोई ऐसा काम कर दिया तो पहले उसको बुलाएगा कि रिजाइन करो, उससे रेजिग्नेशन लिया जाएगा और फिर उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। बात सिर्फ तब तक की केस नहीं चलेगा जब तक कि वो रिजाइन नहीं करता, जब तक वो अपने ऑफिस में है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है तो उनको बोला था कि आप रिजाइन करिए, और नहीं तो हटाने की बात तो आपको मालूम ही है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, तो उनको रिजाइन करवाया जाएगा और फिर उनके ऊपर केस चलाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि प्रेसिडेंट बन गए तो कुछ भी कर लोगे, नहीं। अगला है नो सिविल प्रोसीडिंग्स, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। सिविल मतलब टैक्स चोरी, घर कब्जा कर लिया, वो सारी भी चीज़ें नहीं चलेंगी, ना तो क्रिमिनल और ना ही सिविल। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? जी सर। ठीक है, आगे देखिए। अगर सेकेंड पॉइंट देखिए, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर और बाय रेडियो और टेलीविजन ऑफ अ सब्सटेंशियल ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब किसी को मालूम है क्या होता है? देखो ये लाइन पढ़ लेना आप लोग, है ना, मैं अब इसका मतलब समझाता हूँ आप लोगों को मतलब क्या होता है। अगर किसी को मालूम है तो बताओ, मौका है। नहीं पता? अब सुनिए, सभी लोग हो ना यहाँ पे, गायब तो नहीं हो गया ना? यस सर, यही है। यही हो? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। मान के सोच चलो कि हमारी पार्लियामेंट में लात घुसे चल जाए, ठीक है, और कोई रिपोर्टर उनकी फोटो खींच के अगले दिन पेपर में छाप दे। मान लो ऐसे सोचे देखो कि ऐसा सोचने वाली बात है, सोच के देखना है हमको कि पार्लियामेंट में बहस चल रही थी और बहस चलते चलते कोई आया और मोदी जी से लड़ने लग गया, लड़ने मतलब फिजिकली लड़ने लग गया, और मान लो उन्होंने हाथ पैर कुर्ता फाड़ दिया उनका, है ना, और किसी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट मीडिया होती है वहाँ पे, ध्यान रखना, मीडिया होती है पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया में से किसी बंदे ने क्या किया, सारी की सारी फोटो खींची और अगले दिन डाल दी भैया, पेपर में छाप दी उसने। तो इससे होगा क्या? डेफिनेटली फटे हुए कपड़े में, आप सोचिए देखो, फटे हुए कपड़े में पीएम, हमें डिस्ग्रेस फील होगा, देश की थूथू होगी कि नहीं होगी? फॉरेनर लोग जब इस पेपर को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यार क्या था पीएम है, लड़ लिया किसी से। तो इस केस में अब देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। इस केस में अगर किसी ने ट्रू, देखो ये समझना, ट्रू रिपोर्ट, बिना किसी छेड़छाड़ के ट्रू रिपोर्ट मीडिया में पब्लिश की है तो उसके ऊपर केस नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसके इंटेंशन सही नहीं है, इंटेंशन सही नहीं का मतलब मान लो कि वो पर्सन ऑपोजिशन का था और जानबूझ के उसने वैसे फोटो खींचे और फिर पेपर में डाल दिया, तो उसके ऊपर केस चलेगा। तो पहली बात तो ट्रू रिपोर्ट होनी चाहिए, और दूसरी बात उसके इंटेंशंस भी क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा। हाल ही में जो पंजाब में हुआ था कि वगैरह वगैरह, बिल्कुल पंजाब में मान लो,
ठीक है, या फिर अपने होता रहता है, पार्लियामेंट में होता रहता है, पार्लियामेंट के अंदर आप किसी का खून कर दो, मतलब आप वो मतलब भी तो मतलब झूठ, मतलब एक तरफ से मतलब ऐसे मतलब फेक न्यूज क्रिएट की गई ना, ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पे, उन्होंने बोला। देखो अब ये पीएम वाली बात कर रहे हो क्या? हाँ, हाल ही में जो हुआ। हाँ ना, पीएम का ना, पीएम का काफिला रोक लिया, वो वाली चीज ना। हाँ हाँ, फ्लाईओवर पे। हाँ, अब देखो क्या होता है ना, ये बहुत डाइसी चीज होती है, डाइसी इन द सेंस कि हम जब तक कहीं पर है नहीं, देखो मेरा मानना तो बहुत क्लियर कट है कि जब तक मैं कोई चीज नहीं देख लेता ना, मैं उसको सही नहीं मानता। क्योंकि अब मीडिया में क्या होता है ना, बीजेपी वाले अपनी बात बोलते हैं, कांग्रेस वाले अपनी बात बोलते हैं, सच्चाई किसी को नहीं मालूम। जैसे जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी सीएम की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो पीएम को ऐसे फंसा दे बीच में, क्योंकि मालूम है वो पीएम है, सीएम ही होता है। बहुत सारी चीजें होती है, 50 काम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आप करवाने होते हैं आपको। जहां तक मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू मान सकते हैं हम लोग। हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसा डाइवर्जन किया हुआ हो। कांग्रेस बोल रही है कि हमने डाइवर्जन नहीं किया था, वो खुद ही टर्न हुए थे क्योंकि उनकी रैली में लोग नहीं आए थे। बीजेपी बोल रही है कि नहीं भैया तूने डाइवर्ट कर दिया, जान गई होती। ठीक है, तो ये सब बातें बोलना चाह रहे हैं। अब उनको अपनी इज्जत बचानी थी ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हाँ, मतलब दोनों ही बता रहा हूँ मैं, किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दोनों को। लेकिन इतना समझ लो कि पीएम और जो भी अपने देश में सवाल नहीं उठता कोई ऐसे, जब तक अपनी वो गाड़ी के अंदर है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पीएम गाड़ी के बाहर निकले भी नहीं, आपने देखा भी होगा फोटोज वगैरह में, पीएम गाड़ी के अंदर ही थे। ठीक है, और जहां तक मेरा नॉलेज है कि जब तक पीएम अपनी गाड़ी के अंदर है ना, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता उनका। क्योंकि हमारे पास देखा होगा आपने, जो पीएम की सिक्योरिटी होती है वो अलग तरह की पुलिस होती है। कौन सी वाली होती है, किसी को मालूम है? जेड। अरे जेड वो तो ठीक है, जेड होती है, लेकिन जो वो कमांडो होते हैं वो डिफरेंट कमांडो होते हैं, वो सिर्फ पीएम की उसके लिए होते हैं, एसपीजी। ठीक है, और जो एसपीजी है ना, उनके बारे में आप ये मान लो, इन्हें बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, मतलब ग्रुप या गार्ड बोल सकते हो आप। ये सिर्फ और सिर्फ पीएम और फॉर्मर पीएम, ठीक है ना, उनको ही सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ना। और ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो दुनिया में कहीं से भी, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर ये एक बार आ गए ना तो बस निकाल ले जाएंगे उस बंदे को, होने कुछ नहीं देंगे। इतने स्ट्रांग बंदे होते हैं ये लोग। और ये तो अपनी कंट्री में ही थे, हाईवे पर, क्या ही बिगाड़ लेगा कोई, कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी ऐसा मेरे को लगता है ना, अब वो तो फिर भगवान जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन पीएम को कोई खतरा नहीं है जब तक कि वो कंट्री के अंदर है और अपनी गाड़ी के अंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। गाड़ी बहुत स्ट्रांग होती है उन लोगों की, आपको मालूम है वाली बात। मतलब अपनी तरह नहीं है कि अपन गए और मार्केट में अपन लोगों ने कार खरीद ली बस यूँ चला रहे हैं ना, नहीं, पीएम की गाड़ी बहुत खास होती है। ये आइडिया है आप लोगों को? सर उसपे की माइल स्टील होता है क्या? अरे बिल्कुल खतरनाक गाड़ी होती है ना, कुछ नहीं हो सकता उस गाड़ी का। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, थर्ड पर आइए। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड टू और एनी वोट गिवन बाय हिम इन अ पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर कुछ भी करे, किसी को भी वोट दे, उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा। ठीक है, किसी को भी वोट दें, किसी से भी शायद फाइट करें, लड़ाई करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। फिर क्वेश्चन यही आता है कि क्या इतनी लिबर्टी है? कुछ नहीं होगा। होगा। कौन करेगा? स्पीकर करेगा। कौन करेगा? स्पीकर। ठीक है, स्पीकर परमिट करेगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर डायरेक्टली कोई केस नहीं चलता है, ना ही इसमें पुलिस इंटरफियर करती है। ये बात समझ में आ रही है आपकी? थर्ड पॉइंट था कोई डाउट? नो सर। अगली चीज 4.5 है, नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर और स्टेट शैल बी लायबल ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ। ये वही चीज रिपीट करिए दोबारा से, मतलब किसी से भी कुछ भी बोल दिया, कोई कोई वोट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जो ऊपर मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे दोबारा से इसने और स्पेसिफाई करके उसको लिख दिया। अगला देखो पॉइंट नंबर 5, आर्टिकल 31C।
मार्क कर लो, आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। तो कोई कई बार पूछते हैं कि आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन कहाँ है, तो आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन कहाँ है 31C में, क्या बोलता है? It provides that the law made by the state for implementing the directive principles contained in clause B or clause C of article 39 cannot be challenged the ground that they are violated of article 14। कहने वाली बात यह है कि आर्टिकल 39 में जो लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग इस आधार पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आर्टिकल 14 को ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। कहने वाली बात ये समझ लो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर दोनों में से एक एट ए टाइम एक ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा, दोनों में से एट ए टाइम एक ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और जब एक इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो हम दूसरे को ये नहीं बोलेंगे कि उसको वॉयलेट कर रहा है। और आर्टिकल 39 में क्या होता है, हम DPSP में पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। अभी बस ये ध्यान रखो 14 और 39 आपस में एक दूसरे के एक्सेप्शंस नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आगे समझ लो कि ये बात कहाँ लिखी हुई है कि सॉरी 5 नंबर फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 31C जो है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। मतलब आर्टिकल 14 के अंदर जो चीज़ें हैं वो तब इम्प्लीमेंट नहीं होती है जब आर्टिकल 31C आ जाता है। और आर्टिकल 31C में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 31C में वो चीज़ लिखी हुई है जो आर्टिकल 39 में लिखी हुई है। आर्टिकल 39 क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम अभी लोग पढ़ेंगे, तो हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि जहाँ पर भी आर्टिकल 31C आ जाता है वहाँ पे आर्टिकल 14 अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, या फिर आप ये मान लो कि आर्टिकल 14 काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट। जहाँ पर भी आर्टिकल 31C आ जाता है वहाँ पे आर्टिकल 14 चला जाता है। 31C क्या होता है हम पढ़ेंगे, 39 भी क्या होता है हम पढ़ेंगे। अभी सीक्वेंस में आने दो, अभी हम लोग कहाँ पर है, आर्टिकल 14 पर है। तो दैट्स वाई हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन क्या है, 31C, और 31C किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 39 से। ओके, अगला देखिए 6 नंबर, द फॉरेन सोवरेन यानी जो इंडिपेंडेंट रूलर्स होते हैं, ठीक है, द फॉरेन सोवरेन्स एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स enjoy immunity from criminal and civil proceedings। थोड़ी अभी तबीयत उतनी ठीक है नहीं, है ना, इस वजह से थोड़ा सा गला बैठ गया लगता है। तो यहाँ पे देखो कि जितने भी फॉरेन लोग होते हैं, फॉरेनर्स मतलब जैसे कि एम्बेसडर मान लो, दूसरी कंट्री से आए हुए डिप्लोमेटिक पर्सन्स मान लीजिए, उन लोगों के ऊपर भी हम लोग क्रिमिनल और सिविल केस नहीं चला सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि अमेरिका का गवर्नर है या फिर अमेरिका का एम्बेसडर है, उसने यहाँ पे आके कार चुरा ली किसी की, है ना, ये सारे केसेस के ऊपर नहीं लगेंगे। तो ये इम्यूनिटी मिली हुई होती है फॉरेन एम्बेसडर्स को और डिप्लोमेटिक पर्सन्स को। डिप्लोमेट मतलब जो राजनीतिक कूटनीतिज्ञ वगैरह जो काम करते हैं वो लोग, उन्हें बोलते हैं डिप्लोमेट्स। जैसे कोई मान लो कि अमेरिकन मिनिस्टर इंडिया में है तो वो डिप्लोमेट माना जाएगा उस टाइम के लिए, ठीक है। तो पॉइंट 6 समझ में आ गया कि इनको इम्यूनिटी मिली हुई होती है, इनके वगैरह हम कुछ करेंगे नहीं। इसके अलावा कौन है, हमने पढ़ा है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो मेंबर होते हैं वो भी, इनके पास भी क्या होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब उनको अरेस्ट करना, पीटना, मारना, ये सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते इंडिया में आने के बाद उनके, ऑफिशियली, है ना, ध्यान रखना ऑफिशियली। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नो सर। एक तो ये नूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है आजकल, नूब नहीं था तो सर। चलो, अरे यार इतना लेट कौन आ रहा है भैया, प्रदीप सिंह। अरे प्रदीप जी थोड़ा लेट नहीं हो गए आप? प्रदीप, मेरी वॉइस आ रही है? चलो अगला देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड। तो देखो ऊपर तो हमने पढ़ लिया उनके बारे में जो लोग थोड़े अलग पावर रखते हैं, मतलब पावर ही रखते हैं एक तरीके से, जैसे PM है, सॉरी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, उनकी बात कर ली। नीचे हम बात करते हैं आम लोगों की।
कि आम लोगों में हम लोग कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था भैया कि डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से बेसिस पर नहीं होगा, तो 5 बेसिस पर नहीं होगा। और ये चीज मैंने वहां पे भी क्लियर की थी आपको कि लिखा हुआ है 5 बेसिस पर नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि 5 बेसिस को छोड़कर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, है ना। ये क्योंकि लॉयर लोगों ने लिखा हुआ है, तो लॉयर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ था कि आर्टिकल 15 प्रोवाइड दैट द स्टेट, 14 पढ़ लिया हमने, ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये याद रख लेना बार बार पढ़ के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इसके अलावा कर सकते हैं। तो बोलना चाह रहा है द ट्रू क्रूशियल वर्ड इन दिस प्रोविजन, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, ओनली मतलब सिर्फ इन आधारों पर, यानी इसके अलावा तो डिस्क्रिमिनेशन। सर ये रेस क्या होता है? ऐसे अपन आर्यन है, अपन आर्यन है, ये अपनी रेस है, ठीक है। प्रजाति मान सकते हो आप, है ना, प्रजाति ही होती है शायद। जैसे अपन लोग एक तरीके से कलरफुल, मतलब ऐसे ब्लैक कलर्ड पर्सन है ना। एक वाइट होता है, तो वाइट रेस अलग वाली है, जो ऐसे ब्रिटेन के लोग होते हैं वाइट रेस, है ना, ये रेस मानी जाती है। हाँ, किसी को प्रॉपर हिंदी में टर्म मालूम है क्या होता है? सर हिंदी में मूल वंश लिखा है। हाँ नहीं, मूल वंश तो होता ही है, वो तो होता है, बिल्कुल बात सही है। मतलब सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। रेस मतलब ऐसे, जैसे अपन लोग थोड़े डार्क कलर के होते हैं और जो अमेरिकन होते हैं वो बिल्कुल गोरे चट्टे होते हैं ना, लंबे हेल्दी, तो वो अलग रेस है, अपनी रेस अलग है। तो इसे ऐसे बोलते हो जेनेटिकली डिफरेंट पर्सन, है ना। मूल वंश तो है ही, मतलब जैसे पापा मम्मी किस तरीके से बिलोंग करते हैं वो तो बात है ही। जैसे हम लोग आर्यन है, तो ये हमारी रेस है आर्यन, है ना, वो अलग है, वो इस तरीके से अलग रेस होती है। एक अफ्रीकन आते हैं लंबे चौड़े ब्लैक, बिल्कुल ही ब्लैक, टोटल ब्लैक, है ना, वो उस तरह की, वो अलग रेस है, तो उसे बोलते हैं रेस, ठीक है ना। तो जैसे कि मतलब मान लो ऐसे कि अपन लोग कम ब्लैक हैं और वो अफ्रीकन लोग हैं, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे वही कलुए या फिर ऐसे सब कुछ नहीं बोल सकते ना, दिस इज रॉन्ग। तो इसे हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 टर्म जो इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ने वाली वो ये थी, एक तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, दूसरा है ओनली। ओनली मतलब सिर्फ इन बेसिस पे नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन, और बाकी तरीके से करना है तो करो। तो कर दिया बस, कैसे करा देखो। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन। मेरे को लग रहा है गला बोलना बंद कर रहा है। सुनिए, थोड़ा आवाज स्लो हो जाएगी ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, वो एडवर्स रुकावट होती है। एडवर्स रुकावट यानी जैसे कि एक ब्राह्मण का बेटा पानी पी रहा था और एक लोअर कास्ट का बच्चा आया, उसने वहीं से पानी पिया, तो उसको रोक दिया गया पानी पीने से, भाई तुम नहीं पियोगे। इसे क्या बोलते हैं? एडवर्स डिस्टिंक्शन, रुकावट, ठीक है। विद रिगार्ड और टू डिस्टिंक्स अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स, और दूसरों को बिना किसी मतलब के, ना चाहते हुए रुक जाना पड़ता है, रोक दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आपका बड़ा मन था किसी 5 स्टार होटल में जाने का, लेकिन आपने क्या पहन रखी है? चप्पल, और फिर जाने नहीं दिया आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर रुकावट लगा दी गई है, रोक दिया गया है, और आपको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया है उन लोगों से जो जूते पहन कर आए थे और आप चप्पल पहन के आए थे तो नहीं जा सकते। और आई होप आप लोगों में से अगर कोई गया हो तो आपको मालूम होगा, कई ऐसे होटल होते हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे आपको चप्पल पहन के नहीं जाने दिया जाएगा। कभी किसी को रोका गया है? वैसे लड़कों को तो रोका गया होगा, है ना। लड़कों का बताता हूँ कहाँ रोका गया होगा उनको। हाँ जी, बाकी किसी ने फील किया कभी कि किसी रेस्टोरेंट में आप गए हो और रोक दिया गया हो आपको? ऐसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे, है ना, जहाँ पे जाओगे तो रोक दिया जाएगा। किसी को आइडिया कुछ? कहाँ पे सर? दो आइडिया। सर मूवी में देखा था। अच्छा, रियल में किसी ने फेस नहीं करा ये वाला काम? चलो ये तो नो सर, बढ़िया या तो है। फिर उतने हाई लेवल पर। मेरे साथ तो 2-3 बार हो चुका है ये वाली बात। एक बार लोअर में बाहर निकाल मैंने दिया। सोशल मीडिया पे भी देखा था इसको। अच्छा, हकीकत में नहीं देखा आप लोगों ने? चलो हकीकत बताता हूँ मैं आपको, है ना। मेरे साथ हो चुका है, 3 बार हो चुका है। एक बार तो लोअर पहन के गया था, भगा दिया, उसने बोला नहीं एंट्री नहीं है। तो हमने बोला क्यों नहीं है? वो सर लोअर पहन के आए हो। हम 3 दोस्त थे, एक तो बरमूडा पहन के गया था, मैं तब भी लोअर में था, और एक जीन्स में था, तो भगा दिया हम लोगों को। फिर हम लोग वापस आ गए, फिर हमने बोला कि अब इस होटल में कभी जाएंगे ही नहीं। फिर हमारा ईगो हर्ट हो गया, हम लोग कभी नहीं गए। फिर एक बार एक दोस्त ने पार्टी दी, तो एक था रूफ टॉप कैफ़े, तो हम लोग चप्पल पहन के गए थे, फिर उसने भगा दिया। लेकिन हम लोग जीन्स पहन के गए थे उस दिन, क्योंकि हमको मालूम लोअर में भगा देता है। तो बोला नहीं सर,
तो उसने पूछा क्यों नहीं हटा रहे, बोले सर चप्पल अलाउ नहीं है। तो भाई बड़ा बुरा फील हुआ कि चप्पल अलाउ नहीं है। हमने मुझसे पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है, तो दिखा कौन से रूल से अप्लाई, हम क्योंकि पढ़े लिखे तीनों लोग थे, हम लोगों ने बोला बता कहाँ लिखा हुआ है यार यार। बोला पता है इस केस में क्या बोलता है सामने, वो बाउंसर होता है सामने खड़ा हुआ इंसान, बाउंसर जानते हो ना बाउंसर कौन होते हैं? हाँ सर। है ना वो ब्लैक यूनिफॉर्म में हट्टे कट्टे तुमको एक हाथ से उठा दे। बोला रूल हम कौन जाने, तो तू जा रहा है ना जा रहा हो या बता। तो हमने भैया निकल लो, छोड़ो पंगा लेने का मतलब नहीं है ना। तो एक तो तब हो गया। तीसरा, एक पर्टिकुलर पार्टी थी, उस पार्टी में ड्रेस कोड था कि भाई सूट पहन के जाना है, बिना सूट के अलाउ नहीं है। तो ये होता है नॉर्मल लाइफ में, आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डिस्टिंक्शन कोई करता है तो कर सकता है, सिर्फ कौन से छोड़ दो, ये 5 छोड़ दो स्टार्टिंग वाले, उनके अलावा किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो अब ये नीचे बताएगा भी आपको ये किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो बोलना चाह रहा है कि द सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये दोबारा बोल रहा है, यानी किसी भी इंसान को रोकेंगे नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इन बेसिस पर। इसके अलावा कहीं पर भी है, जैसे कि कहाँ पे, रेस्टोरेंट में, पब्लिक मार्केट में, मतलब शॉप्स पर, होटल्स पर, प्लेस और पब्लिक प्लेस, इन जगहों पर, इन 5 बेसिस पर तो नहीं रोकेंगे, लेकिन इनके अलावा रोक सकते हैं। ऐसे ही यूज़ ऑफ वेल, कुआं यूज़ करने में, टैंक यूज़ करने में, बाथिंग घाट्स, रोड, ठीक है, पब्लिक प्लेस, इनमें भी रोका जा सकता है। जैसे आपने अगर कभी हरिद्वार गए हो तो वहाँ पे जो साधु महात्मा होते हैं उनका अलग जगह होती है और आम लोगों की अलग जगह होती है, तो उस बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इन 5 बेसिस पर हम लोग इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इसके अलावा और कहाँ हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन? स्टेट की फंड के लिए हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने राशन बांटने का प्लान किया है तो गवर्नमेंट कर सकती है कि हमारे स्टेट के लोगों को ही राशन मिलेगा, दूसरे स्टेट के लोगों को राशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि जो लोग दूसरे स्टेट में बॉर्न हुए, बॉर्न वाली बात नहीं बोली। अगर बॉर्न बोला तो बर्थ वाला आ जाता तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने बोल दिया बस डोमिसाइल, जिनका यहाँ का डोमिसाइल नहीं है उनको नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं और ये होते भी हैं। आपने देखा गवर्नमेंट जॉब्स में भी कई बार लिखा होता है कि सिर्फ, जैसे पहले था कश्मीर में सिर्फ कश्मीर के लोग ही जाएंगे, है ना, उन्हीं की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ऐसे यूपी में भी कर दिया गया कि यूपी में भी कुछ रिजर्वेशन कोटा होता है यूपी के लोगों के लिए। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है इसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ध्यान रखना, ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है और इसमें ये लिखा हुआ था कि इन 5 बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि इनके 5 के अलावा कर सकते हैं, बट उन्होंने घुमा दिया कि इन 5 के बेसिस पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यहाँ तक बात क्लियर? हाँ जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, आगे देखिए। देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन जिसका नहीं मालूम, अपवाद, अपवाद यानी जो ये नियम फॉलो नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शन बोलते हैं इनको। कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं कर सकते उसके बारे में। पहला, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए रूल बनाए जा सकते हैं, जैसे बनाए गए भी है। बस के अंदर सीट रिजर्व की जाती है, ठीक है, लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री होते हैं, लोकल बॉडीज़ में, गवर्नमेंट, यूपीएससी का भी फॉर्म फ्री होता है यहाँ तक कि। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस है, कर सकता है ऐसा गवर्नमेंट, और कोई भी इंस्टीट्यूशन कर सकता है। दूसरा है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जैसे बोलते हैं SEBC। SEBC के लिए कुछ भी बना सकता है, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, 27% रिजर्वेशन दे दिया इनको। कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। इसके अलावा द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और शेड्यूल कास्ट, यानी SC और ST के लोगों के लिए। इसीलिए इनके लिए भी क्या है, रिजर्वेशन है। ठीक है, SC और ST के लोगों के लिए भी क्या है, रिजर्वेशन है। और ये भी कौन से बेसिस पर है, उन 5 बेसिस के अलावा दिया गया है। कहाँ पे दिया गया रिजर्वेशन? इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पढ़ाई में, गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इन सब जगहों पे इनको दिया गया है। इसके अलावा एक और नया सेक्शन जुड़ा गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसकी मतलब देखो अभी मैंने अगर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना ढंग से, तो कल के पेपर में और आज के पेपर में आया हुआ है EVS। किसी ने ध्यान दिया है?
यस सर, तो सर इशू क्या है सर? 8 लाख हो गया तो सर उसमें इशू समझ नहीं आया सर, मैंने पढ़ा। इश्यू समझ में नहीं आया? हाँ सर, जैसे सर ये 3 दिन में शायद हो गया ना सर। नहीं नहीं, हो तो पहले ही गया था, दोबारा सुन लो। हो क्या रहा है कि 8 लाख रुपीज़ का बैंड लगाया हुआ है कि जो चाहे मान लो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के बाद भी मान लो कि सैलरी कितनी है, 8 लाख ही है, इनकम 8 लाख है या फिर 8 लाख से कम है, तो उसको कहाँ माना जाएगा? AVS में माना जाएगा। दो डिमांड आ रही है। एक डिमांड, एक लोग बोल रहे हैं कि भैया 8 लाख कम है, इसको 10 लाख कर दो। दूसरे लोग बोल रहे हैं कि 8 लाख बहुत ज़्यादा है, इसको 5 लाख कर दो। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया कि जो है वो सही है, बिल्कुल। क्या सही है? 8 लाख वाला सही है, बस खत्म। दिया जाना चाहिए, सही बात है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में क्या है, दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ बोलते हैं भैया नहीं और कम करो, तो कोई कुछ रिव्यू करेगा ना सर? नहीं। रिव्यू होने के बाद तो बोला ही है, अभी दोबारा रिव्यू पिटीशन होगी तो अलग बात है, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि 8 लाख बिल्कुल सही है, नो चेंज। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ना, उनको 10% सीटों का रिजर्वेशन मिलेगा, इसलिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। यहाँ तो बताइए कोई दिक्कत हो तो। यहाँ तक डन है? यस सर। ठीक है, मेरे को लग रहा है इतना ही पढ़ा पाऊंगा आज मैं, क्योंकि गला साथ दे नहीं रहा है मेरा। तो जो बच गया ना टाइम, उस टाइम में हम लोग कल क्लास करते हैं। कल क्लास रख लेते हैं हम लोग 9:30 से। कल वैसे संडे है, ऑफ होता है, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि आज क्लास नहीं कर पाए ना हम लोग पूरे 3 घंटे की। तो 9:30 से 11 रख लेते हैं कल इवनिंग में, ठीक है, PM। आ पाओगे आप लोग? यस सर। ठीक है, यस क्योंकि सर। मेरे को लगता नहीं मैं और 10 मिनट भी बोल पाऊंगा, आवाज़ गायब सी हो रही है मेरी। ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाए, तो इससे बेटर रुक जाना चाहिए। तो कल हम लोग सर मॉर्निंग रखिए ना। मॉर्निंग नहीं रखते हैं कल। मॉर्निंग सैटरडे संडे अवॉइड ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल इवनिंग में 9:30 to 11 PM। बाकी आप लोग एक बार रीडिंग करिएगा, रीडिंग जरूर करो। रीडिंग करोगे तो उससे आपको चीज़ें मालूम पड़ेंगी, और कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप पूछिए। सभी लोग मेरा नंबर लिख लो। वैसे नंबर आप होप सभी के पास होगा अभी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। बस इलॉजिकल क्वेश्चन मत पूछना है ना, इलॉजिकल थोड़ा इरिटेशन होती है। थोड़ा पढ़कर पूछोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। वैसे आप लोगों के पास नंबर है मेरा, तब भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो नंबर लिख लो आप 783892 लिखा भी है, क्या है 7838927443। दिस इज माई नंबर। वैसे आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे होगा, लेकिन तभी ट्राई करना आप लोग जब चैनल में कोई बड़ा क्वेश्चन हो, है ना, जो सच में आपने डिस्कस किया हो तब नहीं आया हो, तब पूछेगा आप। ओके जी सर। ओके फाइन। और अभी आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा ज़रूर मेरे पढ़ाने के बाद इस चीज़ की। ये बुक ऑलरेडी है ग्रुप पर, जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया वो कर लीजिए। और हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है वहाँ पर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। पढ़ो, और जितना मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आप साथ के साथ हाईलाइट कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को हिंदी मीडियम की क्लास करनी है वो हिंदी मीडियम वाली क्लास करें, क्योंकि वहाँ पे भी नोट्स लिखवाए जा रहे हैं। एंड जो बैच है दूसरा, उसको भी थोड़ा करेंगे। अभी सेहत उतनी ठीक हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। थोड़ा ऑफिस में भी हालत ख़राब है लोगों की, कई लोगों को कोरोना हो गया है, तो होता है उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो मेरे ऊपर आ ही रहा होगा। तो इसलिए थोड़ी सी भी उतनी कैपेसिटी नहीं है, दैट्स वाई थोड़ी क्लास छोटी रखी है। अदरवाइज जैसे ही थोड़ा रिदम अपना ठीक होता है ना, इस इंटेंसिटी बढ़ा देंगे इस चीज़ की। आपकी तरफ से कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, थैंक यू। जिनको कुछ नहीं पूछना वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। वेलकम।